शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और जो क्वेश्चन जिससे हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 193। ठीक है, ये है वो सवाल। इसको पढ़ना शुरू कीजिए। फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ बाईबैक। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से बाईबैक करे, ठीक है, फॉर कैंसिलेशन के लिए सवाल है। तो शेयर जब कैंसिलेशन होता है बाईबैक के टाइम पे तो उसकी एंट्री क्या होती है, बस एक जर्नल एंट्री की यहाँ पे आपको एंट्री पास करनी है और वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स का पूछ रहा है ये। जब बाईबैक करते हैं तो शेयर कैंसिल करते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है। जनरली कंपनियां शेयर इशू करती हैं, और अगर कंपनी शेयर को बाईबैक कर रही है यानी कि शेयर खुद खरीद रही है, अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद रही है, तो कैंसिल करना पड़ता है उनको शेयर। ठीक है ना। तो उसकी एंट्री पूछी जा रही है आपसे। आपके सामने चार ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्या ये सही जवाब है? या दूसरा है कि शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करें और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें। या फिर ऑप्शन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करें और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट करें। ठीक है, याद रखना कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। तो किसी शेयर को अपन कैंसिल कैसे करेंगे? एंट्री के माध्यम से। एंट्री पूछी जा रही है आप लोगों से, कैसे करेंगे बताइए। ऑप्शन डी भी है आपके पास। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर लेते हैं और शेयर सरेंडर्ड को हम क्रेडिट कर लेते हैं। कौन सा सही जवाब होगा इसमें से, फटाफट से बताइए। बताइए। जवाब देना शुरू कीजिए अब आप लोग। ए हो सकता है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें और शेयर होल्डर के अकाउंट को क्रेडिट करें। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट को डेबिट करेंगे तो CRR क्यों क्रेडिट होगा? CRR क्यों क्रेडिट होगा? नहीं, ये भी गलत है। इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट को डेबिट कर दे और शेयर सरेंडर को क्रेडिट कर दे, ये नहीं हो सकता। शेयर सरेंडर यहाँ पे नहीं आता, ये अलग बात है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो फिर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि शेयर होल्डर के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, वो वहां पे हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, शेयर होल्डर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, हम उनको पेमेंट करेंगे, और इक्विटी शेयर के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ शेयर हो रहा है एट द टाइम ऑफ बाई बैक। सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। शेयर होल्डर के अकाउंट को डेबिट करते हैं हम, और इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो कैंसिलेशन की एंट्री पास होती है। ठीक है ना, इतनी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 194 देख लीजिए अब आप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर क्या 194 क्या कहता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्या कहता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर्स लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू। यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जो होती है वो क्या कवर करती है, किसके लिए बचाव करती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डैश। प्रॉफिट का जो नुकसान होता है वो, जो ये पॉलिसी है ना, द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ही किन लॉस को कवर करती है? लॉस ऑफ सेल को कवर करती है, नॉन रिकवरी ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, लॉस ऑफ सेल एज वेल एज लॉस ऑफ इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, या लॉस ऑफ सेल प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। इनमें से कौन सा आंसर सही है बताइए। 194। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की सवाल है ये। वो कौन से लॉस ऑफ प्रॉफिट को कवर करती है और वो कैसे अराइज होता है? ड्यू टू पूछा जा रहा है आप लोगों से।
अब जवाब दे दिया होगा अब तक आप लोगों ने। लॉस ऑफ सेल भी होता है, और ये भी होता है, और स्टैंडिंग चार्जेस भी होते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों, लॉस ऑफ सेल का भी और स्टैंडिंग चार्जेस का भी। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, वो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, ध्यान देना। उसको अपन फिक्स्ड चार्जेस बोलते हैं। फिक्स्ड चार्जेस मतलब ऐसा समझ लो कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का बच्चे, जो मीटर का रेंट होता है, ठीक है ना, मीटर का भी रेंट होता है, वो वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। मीटर का भी रेंट होता है जो हमेशा फिक्स होता है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी तो सर हम इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल आप जितना किलोवाट जितना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करोगे उतने का आप क्या दोगे, पेमेंट करोगे भाई। लेकिन कुछ पेमेंट ऐसी होती है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करो या ना करो, आपको वो चार्जेस देने ही पड़ेंगी। वो होती है फिक्स्ड चार्जेस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस है, ठीक है ना। जैसे कुछ टैक्सेस होते हैं, वाटर की टैक्स होती है, अभी आप पानी इस्तेमाल करो ना करो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। वैसे ही चार्जेस, फिक्स चार्जेस कुछ ऐसे होते हैं कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल मान लो कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करो चाहे ना करो, अगर आपके घर में बाहर मीटर लग गया है, मीटर होता है ना ऐसा, उसमें जैसे लाल रंग की सी वो लाइट जलती रहती है, देखा होगा आप लोगों ने, वो इधर कुछ रीडिंग होती रहती है। अगर आपके यहाँ ऐसा मीटर लगा है घर के बाहर, तो इसका एक कॉस्ट होता है, और वो डिपेंड करता है कि आपका घर में कौन सा मीटर लगा है। अलग अलग शहरों में अलग अलग मीटर रेंट है, वो आपको देना पड़ेगा, वो फिक्स्ड है। आप पता कर लीजिएगा, बिल्कुल ये दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ही इंक्लूड आता है ये तो स्टैंडिंग चार्जेस हो गए, आप इस्तेमाल करो चाहे ना करो ये तो देने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो सवाल था कि ये जो पॉलिसी अपन लेते हैं ना, ये पॉलिसी जो हम लेते हैं, तो ये हमें कौन से लॉसेस से कवर करती है, तो कौन से लॉस से कवर करती है, सेल का लॉस हो जाए या फिर स्टैंडिंग चार्जेस का लॉस हो जाए। यानी कि मान लो बिजनेस में सेल नहीं हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ें तो देनी है हमें, इलेक्ट्रिसिटी तो हमें देना ही पड़ रहा है, बाकी टैक्सेस थोड़े बहुत वाटर के टैक्सेस या फिर अन्य तरह के टैक्सेस तो देने पड़ रहे हैं। ये तो खर्चा है हमारे लिए, एक तरह से ये और लॉस कर रहा है, क्योंकि सेल तो हो नहीं रही है। सेल हो नहीं रही है तो भाई माल बिकेगा नहीं, तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये खर्चे तो आपको करने ही करने हैं। तो इसके लिए एक पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं द लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये सवाल था आपका 194, जिसका आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका यहाँ पे, ये आ गया आपके सामने सवाल, आपका नया सवाल 195। पढ़ लीजिए इस सवाल को। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 195। विजिबल है ना ये? ओके, पढ़ना शुरू कीजिए। ए बिल्डिंग वर्थ 10 लाख, एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, उसको इंश्योर किया गया, वॉज इंश्योर्ड फॉर 6 लाख। बिल्डिंग की प्राइस वर्थ कीमत है 10 लाख, बट उसका इंश्योरेंस लिया गया है 6 लाख रुपए का। इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये बिल्डिंग में एक दुर्घटना हुई और इस बिल्डिंग में आग लग गई, और ये बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। आगे सवाल कहता है कि द लॉस टू बी एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी विल बी, इंश्योरेंस कंपनी कितने लॉस का वो पेमेंट करेगी, कितना पेमेंट करेगी। ध्यान देना, 10 लाख की बिल्डिंग थी और इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, जिसकी बिल्डिंग थी उसने इंश्योरेंस ले रखा है कितने का, 6 लाख रुपए का, और बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, तो बताओ कितना पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को कितने पैसे देने वाली है। ऑप्शन है आपके 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, या इनमें से कोई भी नहीं।
मैंने आपको एवरेज क्लॉज बताया था। इंश्योरेंस में जब पढ़ाया जाता है तो ये बातें डिस्कस की जाती है कि आपने जितने का इंश्योरेंस लिया है, जितने का इंश्योरेंस लिया है, उतने का ही कवर मिलता है बच्चे। आपकी असेट जो डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी वैल्यू कितनी भी हो, ये 10 लाख हो 1 करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस कितने का लिया है, 6 लाख। तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पेमेंट करेगी? 6 लाख तक के लॉस का वो कवर कर पाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 लाख। ठीक है ना, 6 लाख सही जवाब है एकदम। चलिए, अगला सवाल 196 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 196 की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। सवाल पढ़िए। सेक्शन 198, ओके, सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 198। उसमें क्या लिखा है? कॉन्टेंट्स, मतलब उसमें लिखी गई ये बातें क्या? प्रोविजंस, यानी कि नियम लिखे गए हैं। किससे रिलेटेड? रिलेटिंग टू द मैनर of determination of net profit for the purpose of calculating the dash। कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है 198, जिसके अंदर कुछ नियम बताए गए हैं। नियम किससे रिलेटेड नियम बताए गए हैं? वो तरीका, मैनर, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब पता लगाना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है ये पता लगाने का तरीका बताया गया है। और वो क्यों बताया गया है, क्या कारण, क्या पर्पस है उसका? पर्पस पूछ रहा है आपसे। वो नेट प्रॉफिट निकाल के आप क्यों निकालोगे? ऑप्शन से डिस्पोजेबल ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर मैनेजरियल रेमुनरेशन, ऑप्शन सी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर पता चल जाएगा, या फिर उस नेट प्रॉफिट से आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट पता चल जाएंगे। नेट प्रॉफिट जो हम निकालते हैं सेक्शन 198 के में जो बातें लिखी गई हैं, जो तरीका लिखा गया है, उस तरीके से अगर आप प्रॉफिट निकालते हो, उस सेक्शन में जो मैनर, जो तरीका बताया गया है, उस तरीके से अगर आप प्रॉफिट निकालते हो, उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन। कंपनी का प्रॉफिट जो यहाँ पे निकाला जाएगा सेक्शन 198 के अंदर, उसको इसलिए निकाला जाता है बच्चे, कि आपको ये पता चले कि जो आप अपने मैनेजमेंट के लोगों को जो सैलरी, रेम्यूनरेशन मतलब समझ लो कि सैलरी, रेम्यूनरेशन जो दे रहे हो वो कितना दे रहे हो। एक परसेंटेज से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। कंपनी के ऑफिशियल लोगों को, मैनेजमेंट के लोगों को जो सैलरी दी जाती है, वो प्रॉफिट का एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। प्रॉफिट के कुछ एक परसेंटेज से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो उसके लिए तो पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए ना, कि प्रॉफिट हुआ कितना है और आपने सैलरी कितनी दे दी उनको। तो बिल्कुल, ये कैलकुलेशन करने का जो पर्पस होता है, वो पर्पस क्या होता है? कि ये पता चल सके कि मैनेजरियल रेमुनरेशन कितना देना होगा, कि मैनेजर को सैलरी कितना देना होगा, यहाँ से वो जो पता लगाने के लिए हम यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। चलिए, 197 की बात करते हैं। एक्सपेंसेस incidental to the creation and flotation of the company are called। जहां भी बात क्रिएशन की आ गई और फ्लोटेशन की बात आ गई, उस एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस जो अकर होते हैं क्रिएशन पे, कंपनी को बनाने के लिए, और कंपनी के फ्लोटेशन कॉस्ट में, कंपनी के शेयर लॉन्च करने में, उसको क्या बोलते हैं? सबको पता है ये बात, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्रिएशन में और फ्लोटेशन में जो कॉस्ट लगती है, उसको एक्सपेंस का नाम होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 198 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 198 पढ़ना शुरू कीजिए। गुडविल इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। गुडविल को बैलेंस शीट में कौन से हेड के अंडर लिखा जाएगा? ऑप्शन से आपके सामने फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट या अदर।
करंट तो देखो होता नहीं कि गुडविल करंट एसेट होती नहीं है। गुडविल लॉन्ग टर्म एसेट है। इन्वेस्टमेंट होती नहीं है ये। ठीक है। और अदर एसेट में हम गुडविल को नहीं प्लेस कर सकते, फिक्स्ड एसेट में ही गुडविल को हम प्लेस करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। गुडविल को हम फिक्स्ड एसेट में ही रखते हैं। गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। बेसिक सवाल है ये, बेसिक अकाउंटिंग की बातें हो रही हैं यहाँ पे। गुडविल को अपन कहाँ रखते हैं? फिक्स्ड एसेट के हेड में अंदर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 सवाल है कि एक कंपनी विशेष टू पे डिविडेंड ऑन शेयर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एक कंपनी है जो कि चाहती है कि हम डिविडेंड दे दें शेयर होल्डर्स को। एक कंपनी है जो चाहती है कि हम डिविडेंड दे दें अपने शेयर होल्डर को, तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेगी वो? क्या ऑप्शन है भाई? प्रीमियम ऑन शेयर, पर्पस ऑन सेल ऑफ लैंड, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, या जर्नलिज्म। इन चारों में से कौन सी कहाँ से पैसा आएगा डिविडेंड देने के लिए? प्रीमियम जो शेयर पे कमाया उससे दे दे, या कोई जमीन बेची है उसका प्रॉफिट होगा उससे दे दे, या रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड, जो फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू किया था वहां से जो प्रॉफिट आता हो। ये सब बातें क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। जितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। प्रीमियम ऑन ऑन शेयर्स किसे कहते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आप समझते ही होंगे। प्रॉफिट, ऑप्शन सी, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, ये भी आप समझते होंगे। ये शेयर किसी से फोरफिट करके जब हम दोबारा री इशू करते हैं तो उसके दौरान हमें कुछ प्रॉफिट होती है कंपनी को। ठीक है, उसको शेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर फोर फीचर अकाउंट में जाते हो पैसा। ये सब बातें डिस्कस हो चुकी है हमारे क्लास में। ठीक है, डिटेल में चर्चा हुई है इस पे। और ये ऑप्शन डी जनरल रिजर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये फ्री रिजर्व भी है। फ्री रिजर्व भी बोलते हैं इसको, जनरल रिजर्व। ये कहाँ आता है बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आता है ये। कहाँ से देंगे पैसा? बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं कि जनरल रिजर्व से डिविडेंड दे सकते हैं। जनरल रिजर्व में किसका पैसा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा होता है, यानी कि प्रॉफिट का पैसा होता है। प्रॉफिट में से तो देते हैं डिविडेंड, तो जनरल रिजर्व से ही दे देंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अभी ये दो क्वेश्चन नंबर 200 आखिरी सवाल है। पढ़ लीजिए इसको भी, पढ़ लीजिए इसको। अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बाई बैक इट्स ओन शेयर? अभी आपसे सेक्शन पूछ रहा है बस, कि कौन सा सेक्शन कंपनीज एक्ट में है जो कंपनी को बाई बैक करने के लिए बताता है अपने ही शेयर मार्केट से। वो कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जो कंपनी को ये अलाउ करता है कि आप शेयर खरीद सकते हो, अपने ही शेयर बाई बैक कर सकते हो? सेक्शन 68, सेक्शन 81, सेक्शन 62, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 68 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात?